हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का थ्योरी देखेंगे, साथ में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव सचिन सर के बुक का रेफरेंस लिया गया है, उनका बुक का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है और इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे। थोड़ा थ्योरी करेंगे और उससे रिलेटेड सचिन सर का जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है बुक में उसको हम लोग करेंगे। तो आज का पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। वृद्धि वर्सेस विकास, वृद्धि और विकास, इसके पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर या आकार, शेप बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। देखिए, एक समय आता है जब हमारा हाइट है वो रुक जाता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण के लिए, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि का हम मापन, मेजरमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम भार माप सकते हैं, लंबाई, हाइट नाप सकते हैं, भार का वेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव होती है। अब हम लोग विकास को देखते हैं। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक पक्षों के परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी आती है तो उसे विकास कहते हैं। विकास का जो स्वरूप होता है आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क, ब्रेन, भाषा ज्ञान, लैंग्वेज स्किल्स। जो विकास है जीवन भर चलते रहता है। वॉर्म टू टॉम मतलब आपका हो गया जन्म से मृत्यु तक विकास होते रहता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि तो हो रही है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास, फंक्शनल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग विकास को देखते हैं। विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के लिए मानसिक हो गया, सामाजिक विकास हो गया, हमारे प्रयासों और इच्छा अनुसार क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक हो गया, नैतिक विकास को मापा नहीं जा सकता। केवल मानसिक विकास मतलब आपका जो आईक्यू है कुछ सीमा तक मापन संभव है। विकास जो है परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास वृद्धि के बिना कुछ संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग थे, उनका क्या हुआ, शारीरिक विकास तो नहीं हुआ, लेकिन उनका जो मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास, वो औरों की अपेक्षा, हम लोग की अपेक्षा क्या था, अधिक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच्योरेशन, परिपक्वता, आनुवांशिक विन्यास, जेनेटिक्स डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने वाला प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। इसमें हेरिडिटी, आनुवांशिकता से संबंधित होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ऑटोमेटिक मैच्योरिटी आती रहती है। विकास की जो प्रकृति है, विकास हमेशा बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल और बहुदिशात्मक मल्टी डायरेक्शनल होती है। विकास के प्रमुख आयाम, डोमेन्स, देखिए इसमें होता है शारीरिक विकास होगा, गत्यात्मक विकास होगा, मोटर डेवलपमेंट होगा, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास होगा, मेंटल और कॉग्निटिव, सामाजिक विकास होगा, सामूहिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो जाएगा, भाषा विकास हो जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हम लोग इसको देखते हैं, मोटर डेवलपमेंट। यह बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, मांसपेशियों और हड्डियों की क्षमता तथा उन पर नियंत्रण, कंट्रोल करने से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों को शामिल किया गया है। फाइन मोटर स्किल में होता है मांसपेशियों का कम उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका लिखना हो गया, कलरिंग हो गया, कटिंग हो गया, रोटी हम लोग तोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी हम लोग का ज़्यादा नहीं होता है, मतलब मांसपेशियों का हम लोग ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। यही आ जाता है ग्रोस मोटर स्किल्स में, तो मांसपेशियों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे स्विमिंग कर रहे हैं तो हमारा हाथ पैर भी चल रहा है,
समझ रहे हैं ना, पूरा शरीर इसमें वर्क कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हम लोग का क्या हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी हम लोग का ज़्यादा लग रहा है। ये जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया। अब आगे बाल विकास के सिद्धांत को देखते हैं। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए मानव का बच्चा मानव के प्रतिमान पर और हाथी का बच्चा हाथी के प्रतिमान पर विकसित होता है। न मानव का जो बच्चा है वो जन्म लेगा तो मानव के जैसा ही दिखेगा, मानव के जैसा ही विकास करेगा, और हाथी का जो बच्चा है वो हाथी के जैसा ही जन्म लेगा और उसका विकास उसी के अनुरूप होगा। जैसे आपका जो मानव का बच्चा हुआ उसका विकास धीरे धीरे होता है, अब वो छोटा होता है। और उसके अपोजिट देखा जाए तो जो जानवर का बच्चा होता है उसका विकास तेजी से होता है, और वो जब जन्म लेता है तो उसका आकार भी बड़ा होता है। आगे है दूसरा पॉइंट, विकास की दिशा का सिद्धांत, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसमें होता है सेफाकोडल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। ये दो ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो सेफाकोडल में होता है इसका जो विकास होता है, विकास की जो दिशा है सिर से पैर की तरफ चलती है, ये आपका हो गया सेफाकोडल। सेफाकोडल, ठीक है। इसका जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। और दूसरा होता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल, तो इसका विकास का क्रम जो है मध्य शरीर से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है। जो मध्य शरीर है इससे बाहर की ओर इसका विकास होगा। तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, केवल इसकी गति कभी मंद तो कभी तेज होती है। यह माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। चौथा हो गया सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण के लिए पहले जो बच्चा है उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा और फिर दौड़ना सीखता है। पांचवा है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमानित होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का जो विकास है किस दिशा में ज़्यादा होगा। जैसे कोई बच्चा है जब फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा है तो कोई बच्चा का बुद्धि है वो अधिक है, तो इससे हर बच्चा का अपना कार्य क्षमता बुद्धि अलग अलग होता है। तो उससे अंदाज एक अनुमान अनुमान जो होता है लगा लिया जाता है कि जो बच्चा है किस दिशा में प्रगति करेगा। एक अनुमान ही लगाया जाता है, कन्फर्म नहीं बताया जा सकता है कि वो अच्छा ही आगे करेगा, एक अनुमान सिर्फ लगाया जाता है। छठा हो गया एकीकरण का सिद्धांत। बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों का एक साथ मिलाकर क्रियाशील करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। एकीकरण में मतलब है कि कोई कार्य करने के लिए अपने हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। सातवां हो गया आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चों का विकास उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। जैसे महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण का पारस्परिकता पर निर्भर करती है। प्रत्येक बच्चे की इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है। आठवां देखेंगे वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, स्पाइरल और लीनियर। विकास कभी भी रेखीय लीनियर नहीं होता, यह सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी इनकी गति धीमी तो कभी तेज, मतलब स्पाइरल होती है, ठीक है। लीनियर में नहीं चलेगा, रेखीय में नहीं चलेगा, लीनियर चलेगा, कभी धीमी तो कभी तेज। अगला पॉइंट देखिएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत, शारीरिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और अन्य विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर एक दूसरे पे होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं में दिखेगा यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो अलग अलग हैं। एक विद्यालय के किसी कक्षा में बच्चा जो है अलग अलग समुदाय से आता होगा, उनका रीति रिवाज अलग होगा, ठीक है, उनका हो सकता है कि लैंग्वेज अलग हो। तो बच्चे क्या होता है, बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। कोई फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई किसी खेल में अच्छा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। पहला है प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज। इसका जो अवधि होता है 9 महीने या 280 दिन का होता है। ये अवस्था माता के गर्भधारण से शुरू हो जाती है। यहाँ आपका गर्भधारण स्टार्ट होगा, फिर ये एम्ब्रॉय अवस्था में जाएगा, फिर फैटल में जाएगा। अवस्था धीरे धीरे क्या होता है वो चेंज होता है। आपका अगला है
दूसरा शेषावस्था, इन्फेंसी स्टेज, इसका जो अवधि होता है जन्म से 2 वर्ष का होता है। शिशु पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यह तेज शारीरिक मानसिक विकास और अधिगम का मुख्य अवस्था है। इस अवस्था में नैतिकता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। 2 वर्ष का जो बच्चा है उसमें नैतिकता का मूल्य का अभाव पाया जाता है। उससे अपेक्षा की भी नहीं जा सकती है क्योंकि वह अभी समाज से सीखेगा, उसका बुद्धि बढ़ेगा, उसके बाद उसमें नैतिकता का भाव आएगा। तो इसमें शेषावस्था में इन्फेंसी स्टेज में सबसे मेन यही है कि इसमें नैतिकता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। ये मूल रूप से माता पिता पे डिपेंडेंट रहते हैं। आपका तीसरा हो गया पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। इसका जो अवधि हो गया 2 से 6 वर्ष का हो गया। इसमें बच्चा मुख्य रूप से अनुकरण, इमिटेशन द्वारा सीखता है। एक दूसरे को देखकर, घर में कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है या उसके माता पिता कुछ बोल रहे हैं, आसपास के कोई बच्चा है उससे बड़ा, वो खेल रहा है कुछ वस्तु से, तो वो वस्तु को देखेगा, उसे अनुकरण करेगा, उसे समझेगा। इस अवस्था में जिज्ञासा सबसे ज़्यादा होती है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील चरण है, सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। इसमें सबसे मुख्य है भाषा अर्जन। अपने माता पिता से, अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से भाषा वो सीखता है। कुछ शब्दों को सीखेगा, फिर शब्द से वो वाक्य बनाने लगेगा। समझ रहे हैं? अक्षर पहले सीखेगा, अक्षर से वो शब्द बनाएगा, शब्द से फिर बोलने लगेगा, एक वाक्य बना देगा। तो वो पहले अपने परिवार से, आसपास से वो सीखता है। बच्चा कल्पनाशीलता वाले खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। जैसे कि आपका जो क्यूब्स हो गए, उसको अरेंज करना, उससे घर वगैरह बनाना। इससे क्या होता है, बच्चे में इम्यूनाइजेशन होता है, सोचने समझने का शक्ति क्या होता है, वृद्धि होता है। अगला हो गया उत्तर बाल्य अवस्था, लेटर चाइल्डहुड। इसका जो अवधि होता है 6 से 12 वर्ष का होता है। इसमें तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की आयु कहते हैं, स्कूल एज भी इसको कहते हैं। गंदी अवस्था भी इसको कहा जाता है। ये एज जो है बहुत क्रूशियल होता है। इसमें जो बच्चा है, जैसा उसको आसपास में वातावरण मिलेगा, उसके अनुकूल ही वो सीखेगा। अच्छा वातावरण मिलेगा तो अच्छी चीज़ें सीखेगा, खराब वातावरण मिलेगा तो खराब चीज़ें सीखेगा। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था, गेम स्टेज कहा जाता है। इसे संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसमें बच्चा क्या होता है, उसका दोस्त कोई बोला या उसका पापा हो गए, मम्मी हो गई, कोई फैमिली बोला या कहीं घूमने गया, तो वो जो देखा, वो समझा, उसको अपने दिमाग में स्टोर करने लगता है। इसे टोली, समूह, गैंग एज भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड कहा जाता है। अगला है किशोरा अवस्था, एडोलेंस। इसका जो अवधि रहती है 12-13 वर्ष और या उससे अधिक का होता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसमें संघर्ष हो गया, तनाव हो गया, आंधी तूफान, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या होता है, जैसे कि अभी बोर्ड में है तो उसे पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे ना, तो उसमें पढ़ने का वो एक तनाव आ जाएगा। तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सोचने समझने की शक्ति उसमें आ जाता है, क्या सही है क्या गलत है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। इसमें मतलब लड़का को लड़की से होता है, लड़की को लड़का से होता है, मतलब इसमें विषम लिंगी आकर्षण होने लगता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल, गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा मतलब हीरो वर्शिप की भावना बहुत बलवती होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में सक्षम हो जाते हैं। हम लोग अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा आपका, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि, क्योंकि जो स्नेहा है उसका हाथ बढ़ रहा है, यानी कि उसका शारीरिक विकास हो रहा है, जिसके कारण वो अलमारी तक पहुंच पा रही है। तो आपका आंसर होगा वृद्धि, ग्रोथ। कद बढ़ना वृद्धि है। वृद्धि मात्रात्मक होती है जो परिपक्वता, मैच्योरेशन के बाद रुक जाती है। जो शारीरिक विकास है एक समय आने के बाद वो रुक जाता है।
जैसे आपका हाइट हो गया, एक समय के बाद वो रुक जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया, किस आयु में बच्चे शब्दों को खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। इसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, मतलब 6 से 11 वर्ष की अवस्था के बीच। थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो इसको हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स को भरेंगे। देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि धीमी, प्रारंभिक बाल अवस्था में तो धीमी तो हो नहीं सकता है, आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ से तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया। प्रारंभिक बाल अवस्था में जो वृद्धि है स्थिर है, ठीक है, सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि धीमी है लेकिन उसका सोच क्या है, तार्किक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिकी कौशल है? हिंदी में इसको याद मत रखिएगा, इसको रखिएगा। आपका एक होता है ग्रोस मोटर स्किल और एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, आपका जो मसल्स है उसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। जैसे आपका हो गया पेपर कटिंग करना हो गया, ईटिंग हो गया, खाना खाना हो गया, चाय पत्ती तोड़ना हो गया, राइटिंग लिखना हो गया। और ग्रोस मोटर स्किल में होता है जिसमें मांसपेशियों का बहुत अधिक उपयोग होता है। जैसे आपका स्विमिंग में आपका हाथ पैर मसल्स का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जंपिंग हो गया, ये आपका ग्रोस मोटर स्किल का पूछ रहा है। जिसमें बुनाई है, ठीक है, तैरना, इसका आंसर हो जाएगा आपका तैरना। क्योंकि देखिए ये थर्ड भी है, ये क्या है, फाइन मोटर स्किल का है, फाइन मोटर स्किल का है। कागज काटना भी आपका जो 4 ऑप्शन है वो भी फाइन मोटर स्किल का है। यहाँ पे देखिएगा ग्रोस मोटर स्किल में मांसपेशियां मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। जैसे उछलना हो गया, कूदना हो गया, दौड़ना हो गया, तैरना हो गया। अब फाइन मोटर स्किल में आपका क्या होता है, मसल्स का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करता है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आपका होगा शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ आंतरिक। देखिए इसको ना इंग्लिश में ही कीजिएगा। देखिए यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द सेफाकोडल टॉप टू डाउन और प्रोक्सिमोडिस्टल मतलब आपका मध्य से बाहर की ओर। और सेफाकोडल में होता है टॉप से डाउन मतलब सिर से पैर की ओर, और प्रोक्सिमोडिस्टल में मध्य से बाहर की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आपका अगला क्वेश्चन हो देखिए यहाँ पे, सेफाकोडल में शीर्षगामी हेड टू टो, सर से पैर तक। अब प्रोक्सिमोडिस्टल में इसका होता है इनर टू बाहर, आंतरिक से बाहर की ओर। अब नेक्स्ट आ जाइए 6 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन में बोल रहा है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। ये बात सही है, कथन आपका सही बता रहा है। तर्क में बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करता है। तो कथन और तर्क ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए ये दोनों के बीच रिलेशन दोनों तो सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको बीच हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब ये दोनों के बीच में क्योंकि का रिलेशन ढूंढेंगे, समझे? क्योंकि का रिलेशन ढूंढेंगे, क्योंकि होगा तो यानी कि एक दूसरे को व्याख्या करेगा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। विकास के सभी आयाम जो डोमेन होते हैं, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक आदि, एक दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा आपका सेफाकोडल। इसमें इंग्लिश में पढ़ेंगे, द प्रिंसिपल दैट सजेस्ट ग्रोथ फॉलो अ पैटर्न बिगिनिंग फ्रॉम हेड and then proceeding to the rest of the body।
इसका आंसर हो जाएगा सेफाकॉडल। शीर्षगामी सिद्धांत, शीर्ष से पैर की तरफ विकास किसका किस मतलब सेफाकॉडल में। अब प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, जो विकास होता है मध्य से बाहर की ओर होता है, बीच से बाहर की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है विचारों का अनियमितता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वरीयता या आभासी सोच। देखिए इसमें इंग्लिश में पड़ेगा टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड रिजिड। देखिए रिजिड ये आपका निगेटिव वर्ड हो गया। हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, ये भी आपका टॉलरेंस क्या हो गया, ये निगेटिव वर्ड हो गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से बहुत क्वेश्चन बन जाता है। प्रिफरेंस फॉर कॉम्प्लिसिटी, ये भी नहीं। कॉग्निटिव थिंकिंग, देखिए ये आपका क्रिएटिव चाइल्ड होता है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, सोच। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। रचनात्मक जो बालक होता है क्रिएटिव चाइल्ड में अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलने में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया पर भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित रहती है। तो इसका आंसर हो गया मध्य बचपन मतलब मिडिल चाइल्डहुड, इसे खेल की अवस्था प्ले एज भी कहते हैं। डेवलपमेंट इज, विकास जो है अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, एक आयामी होता है या गतिशील होता है। इसका आंसर हो जाएगा गतिशील होता है, डायनेमिक होता है। विकास गतिशील होता है अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है जिसमें बदलाव आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। शीर्षगामी मतलब आपका सेफाकॉडल की बात बोल रहा है। सेफाकॉडल में क्या होता है, हेड टू टॉय। अप्रोक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, मध्य से बाहर की ओर। तो आपका आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर्व्यक्तित्व रिश्ते बनाने से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में बच्चा सामाजिक गुण सीखता है, जैसे समायोजन, व्यवहार, सहयोग, मूल्य, रिश्ते निभाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। आपका आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक विकास में इमोशनल, वैल्यूज, एटीट्यूड आदि विकास शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रॉस मोटर मतलब स्थूल गति की कौशल सीखते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल सीखते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। शारीरिक विकास में बच्चा पहले बड़ी वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसके बाद उंगलियों से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। पहला, बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका थर्ड है, बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता है। और चौथा आपका है, बच्चों के विकास की दिशा अनुवांशिक रूप से कर्मोद्देशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 2। बच्चे क्या सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समकालीन सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान, एक्टिव नॉलेज निर्माता हैं जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ बोल रहा है डेवलपमेंट डिपेंड ओनली इन्वायरमेंट, बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द हेरिडिटी, ये भी नहीं। डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। डेवलपमेंट
कंटिन्यूअस इन अ होलिस्टिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। इसका आंसर है एडोलेंस, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे पहचान का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बच्चे स्वायत्तता चाहते हैं, वह सोचते हैं और अब हम बड़े हो गए हैं, अपने निर्णय डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। बच्चे की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। देखिए, बच्चे की वृद्धि और विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये तो सही है। इसमें बोल रहा है पहला में, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र के देखने के विकास के सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों बिल्कुल सही है। इसका कारण देखते हैं। बच्चे के विकास व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ है हर बच्चा दूसरे से अलग है। हर बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है। शारीरिक विकास किसी का जल्दी तो किसी का थोड़ी देर से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। तीसरा में, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों पर पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी विकास का कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। दिशा किसका होता है? आपका डेवलपमेंट का, वृद्धि का। विकास की 2 दिशाएं हैं, शीर्षगामी सेफाकोडल और समीपस्थ प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की गति एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। दूसरा है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। तीसरा आपका है, एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। और चौथा हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। आंसर हो गया 4। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस, अर्थात सबका विकास अलग तरीके से होता है। विकास का क्रम सुनियोजित है, अर्थात विकास की अवस्थाएं क्रमागत हैं। जैसे पहला में क्या होता है? गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ अवस्था, यानी कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कारण अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। कारण अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करती है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक का। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। अधिगम और विकास एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। अपना खुद की पहचान खोजता है किसमें? शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, माध्यमिक बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो आंसर होगा किशोरावस्था में। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किशोरावस्था से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस युग का मिलान सही है? शिशु अवस्था 6 से 11 वर्ष, माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक, अपूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका आंसर हम लोग इसमें देखेंगे, इन्फेंसी में 6 से 11 वर्ष, मिडिल चाइल्डहुड में 2 से 6, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में 11 वर्ष एंड एबव। आपका आंसर 3rd होगा।
प्री ऑपरेशनल में बर्थ क्या होता है, 9 माह तक होता है। स्टेज इसमें देखेंगे, सेंसरी मोटर में अवस्था 0 से 2 वर्ष का होता है। स्टेज 2 में होता है प्री पोर्शनल स्टेज, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है। थर्ड स्टेज में होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष का होता है। स्टेज 4 में होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेदनात्मक विकास का हिस्सा है? अंतर्व्यक्तित्व कौशल, अवधारणा व स्मृति, शारीरिक प्रणाली का क्रिया, प्रतिबंध और गतिकी का कौशल। अंतर्व्यक्तित्व का कौशल, इसमें इंटरपर्सनल स्पीच स्किल्स। अंतर्व्यक्तित्व कौशल का अर्थ है अपने आप को दूसरे के सामने व्यक्त करने से संबंधित कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क है सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो ये दोनों बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों गलत है। विकास और सीखना एक दूसरे से संबंधित प्रक्रिया है, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सीखने के लिए गति कौशल का समन्वय कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों के बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? दोनों को कोई भूमिका नहीं है, कैसे नहीं, भूमिका तो रहेगा ही। परिवार का कोई भूमिका नहीं है, परिवार का भूमिका रहेगा, तो ये भी दोनों गलत हो गया। समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, आसपास की भूमिका कैसे नहीं है, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऑप्शन 4। निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, हम लोग को क्वेश्चन पूछा है, नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो आकार अनुपात में बदलाव तो होते रहता है, आकार तो बढ़ता है। शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधिक व गतिकी कौशल, अब संवेदनात्मक संप्रेषण में बदलाव, चेंज इन इमोशनल कम्युनिकेशन। तो बोल रहा है क्या शारीरिक विकास में तो तीनों का कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग का किस में, ये इमोशनल से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें शारीरिक विकास से कोई रिलेटेड तो है नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा 4। संवेदनात्मक संप्रेषण में बदलाव संवेदनात्मक विकास कहता है। संवेदनात्मक विकास यानी संवेगों का सही प्रयोग करना, इमोशनल को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? वृद्धि दर से, संवेदी प्रकार्य से, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd, तीनों से है। अंतर्व्यक्तित्व का संबंध संवेदनात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत के समय होती है। तो विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत गर्भधारण से होती है, यानी ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, गर्भधारण से मृत्यु तक, वॉर्म से टॉम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गति की परिपक्वता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ होनी चाहिए। तर्क बोल रहा है सीखना विकास पर निर्भर है, बिल्कुल सही है, सीखेगा तब तो वो गेंद को पकड़ेगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, तो आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील है। विकास केवल आनुवांशिक से निर्धारित होता है, बिल्कुल नहीं। विकास आनुवांशिक से सिर्फ हेरिडिटी से नहीं होता है। विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है, नहीं, ये भी नहीं होगा। विकास स्थिर और नियत है, ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। कारण आपको पता चल रहा होगा कि फर्स्ट आपका आंसर क्यों हुआ। विकास की प्रकृति गतिशील है, अर्थात विकास सबका अलग अलग गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है?
परवरिश की शैलियाँ, बिल्कुल सही बात है, जैसा परवरिश मिलेगा उसका विकास वैसा ही होगा। आनुवांशिक ढांचा संरचना, ये भी सही है। विद्यालयी अनुभव, बिल्कुल सही है। और व्यक्तिगत रुचि, ये भी सही, यानी आपका ऑप्शन चारों हो जाएगा, 1 2 3 4। वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम वातावरण दोनों से प्रभावित होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सांस्कृतिक में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं? बिल्कुल नहीं। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होते हैं? तो ये भी नहीं, एक आयामी नहीं होती, बहुआयामी होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 4। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, बच्चा विभिन्न चरणों से क्रम से गुजरता है, परंतु अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल हम लोग को देखना है। तो पहला रनिंग ऑन रोड, ये क्या हो जाएगा? GROSS, ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें आपका मसल्स का ज़्यादा उपयोग होता है, उसको ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। जिसमें आपका मांसपेशियों का फिजिकल एक्टिविटी वो कम होता है, उसको हम लोग फाइन मोटर स्किल्स में रखते हैं। तो स्विमिंग ऑन रिवर, ये भी ग्रॉस हो गया, ठीक है। किकिंग एंड फुटबॉल, ये भी ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, धागे में मोती पिरोना, ये आपका आंसर सही होगा, ये हो गया आपका फाइन मोटर स्किल। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। आपका ये हो जाएगा एडोलेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा बाल्यावस्था के गुण छोड़कर वयस्क अवस्था के गुण दिखाना प्रारंभ करता है। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल या अमूर्त तर्क, फिजिकल स्किल, सोशल स्किल, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, इमोशनल स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये में से आपका किस में? आपका आंसर हो जाएगा 3rd। शारीरिक कौशल की भी जरूरत है, सामाजिक कौशल जरूरत है, और आपका संज्ञानात्मक क्षमता और संज्ञानात्मक कौशल, अमूर्त चिंतन जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये एडोलेंस मतलब किशोरावस्था में आता है। अमूर्त तर्क बच्चा को किशोरावस्था में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है आनुवंशिक से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। केवल एक बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षा से और आपका संस्कृति से, ये हो सकता है, ठीक है। 3rd में बोल रहा ऑप्शन में 1 2 और 3, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से, तो बिल्कुल सही है। और चौथा में आपको बोला आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से, मतलब टोटल से। तो आपका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता, हेरिडिटी से, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन चारों हो जाएगा। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अकर्स इन एन ऑर्डरली तो होता है मैनर, बट इज इंडिविजुअल इन नेचर, मतलब सबका अलग अलग होता है। तो आपका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन 1। व्यक्तिगत का सिद्धांत एक समान प्रतिरूप का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नम्यता संप्रत्यय क्या सुझाता है? इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट। बाल अवस्था और किशोरावस्था को पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, बिल्कुल सही है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, तो ये तो नहीं होगा।
एक समान से नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। केवल आनुवंशिकता विकास को ही प्रभावित करती है, वातावरण नहीं, बिल्कुल गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित करता है। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल गलत है, प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक। मस्तिष्क नम्यता अर्थात मस्तिष्क परिपक्वता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट, विकास एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। और फोर्थ है वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं प्रभावित होता है। यानी आपका डेवलपमेंट, इंग्लिश में इसका देखेंगे, डेवलपमेंट जो है अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल नहीं। अ ग्रेजुअली एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस, बिल्कुल सही। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है विकास, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? सामाजिक नीतियाँ, शैक्षिक संस्थाएं, जैविक परिपक्वता और सांस्कृतिक प्रथाएं। विच ऑफ द फ्लोइंग हेरिडिटी फैक्टर विच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? पहला हो जाएगा सोशल पॉलिसी, दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और कल्चर प्रैक्टिस। तो आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, मतलब जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता क्या है? आनुवांशिक कारक है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। हम लोग को पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये तो हम लोग का सही है। विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी सही है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, बिल्कुल सही है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये बिल्कुल गलत। क्या होता है? क्रमिक रूप से होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह गर्भधारण से मृत्यु तक चलती ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सिद्धांत जो विकास को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यात करते हैं वे मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है और सांस्कृतिक आधारित होता है, यह आनुवंशिक पर आधारित होता है। तो ये क्या होता है? रुक रुक कर चलता है, कभी कम कभी ज़्यादा विकास होता है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, इसमें विकास अवस्थाओं से गुजरकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना होना। देखिए, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होना, ये तो बिल्कुल गलत है। आनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना। नेक्स्ट देखेंगे पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। नकारात्मक नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ बोला पुरस्कारों का विकास के दौरान। आनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की नम्यता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास हमेशा निरंतर होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। विकास की नम्यता की बात कही गई है। विश्वास रखने वाला सिद्धांतकारी जो है निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर 2। विकास की नम्यता में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिक वातावरणीय कारकों का प्रभाव विकास पर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों को अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या सांस्कृतिक विकास? जो देखिए इंग्लिश में पढ़ेंगे। वेल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट समटाइम्स ओवरलैप इन एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी एट विच ऑफ द फ्लोइंग डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट dominantly attempts to study the nature of reasoning of individual about their and others action and behaviors।
तो हम लोग हर क्या होता है, हर बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट वो अलग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, नैतिक विकास। व्यवहार हो गया, भाव हो गया, मूल्य हो गया, नैतिक विकास में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन देखेंगे। अभिभावकों को बाल्य अवस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। अभिभावकों को बाल्य अवस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाल विकास परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिभावकों को चर्चा में शामिल करने से देखभाल के सही तरीकों के प्रति जागरूक रहेंगे। विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? तो ये हो जाएगा आपका संवेदनात्मक, इमोशनल। भावना हो जाएगा, जहाँ पर इमोशनल का बात आ जाएगा, सेल्फ कंट्रोल। स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं का संबंध संवेदनात्मक विकास से है, इमोशनल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, बिल्कुल गलत। विकास में अत्यधिक अनिरंतर होती है, नहीं, अत्यधिक तो नहीं होता है। व्यक्तियों का विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। विकास पैर से सिर की तरफ होता है, पैर से सिर की नहीं होता, पैर से सिर की तरफ बोल रहा है, पैर से सिर की तरफ नहीं होता है, सिर से पैर की ओर होता है। विकास का दर विभिन्नता, अर्थात हर व्यक्ति का विकास का दर अलग होता है। कोई जल्दी विकास करता है तो कोई मंद गति से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्देशित करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाओं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है? आंसर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत से तात्पर्य है बालक पहले संपूर्ण चलना सीखता है, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, तब अंत में सभी में एकीकरण करता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही तक क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो में 1 से 50 तक आपका क्वेश्चन हो चुका है। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें 51 से 100 तक क्वेश्चन किया जाएगा। आपका इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में टोटल 100 क्वेश्चन है और आपका इस वीडियो में 1 to 50 तक हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए अपना राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।